सो गुड मॉर्निंग गर्ल्स, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने फोरेंसिक साइकोलॉजी का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको मीनिंग ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी, उसका अर्थ या मीनिंग क्या होता है, ठीक है, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री यानी कि उसके संक्षिप्त इतिहास के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा आपको ये भी मैंने बताया था कि फोरेंसिक साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्योंकि दोनों ही मनोविज्ञान की ऐसी शाखाएं होती हैं जिसमें हम मानव व्यवहार को या ह्यूमन बिहेवियर को समझने का या उसको इवैल्यूएट करने का प्रयास करते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है या इन दोनों में क्या संबंध होता है, ठीक है, इसको भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एंड लास्टली हमने साइकोलॉजी एंड लॉ यानी मनोविज्ञान और कानून के बीच के संबंध को स्टडी किया था। कौन कौन से कानून के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हम मनोविज्ञान या साइकोलॉजी के सिद्धांतों का, उसकी स्टडी का यूज़ कर सकते हैं। तो अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आई विटनेस मेमोरी यानी कि चश्मदीद गवाह की स्मृति। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। आई विटनेस मेमोरी, चश्मदीद गवाह कौन होता है, कब आई विटनेस मेमोरी की जो स्टडी है कब शुरू हुई, और कौन कौन सी ऐसी अध्ययन विधियां हैं जिनके द्वारा हम आई विटनेस मेमोरी को टेस्ट कर सकते हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आई विटनेस मेमोरी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम ये सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो आपका जो ये सेकंड क्वेश्चन है फोरेंसिक साइकोलॉजी का, ये आज हम डिस्कस करेंगे, यानी कि चश्मदीद गवाह कौन होता है और इसकी गवाही को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, ठीक है। यानी कि आई विटनेस कौन है या चश्मदीद गवाह कौन होता है और चश्मदीद गवाही को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हम सबको ही पता है, यूनिवर्सल फिनोमिना है कि किसी भी प्रकार की कोई भी अगर क्राइम रिलेटेड घटना होती है तो उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स होते हैं उसको प्रूफ करने के लिए या उसका निर्धारण करने के लिए या फिर दंड यानी पनिशमेंट देने के लिए जो चश्मदीद गवाह होते हैं या आई विटनेसेस जो होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जब किसी भी ऐसे चश्मदीद गवाह से उस अपराध के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके उत्तर में जो हमारा आई विटनेस होता है वो किस तरीके से दोषी को पहचान पाता है कि नहीं, या जो भी पूरा इंसिडेंट जो हुआ है उसको कितना रिकॉल कर सकता है, या फिर उस घटना से रिलेटेड कौन सी ऐसी अन्य बातें हैं जो बता सकता है, ये सारा कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब स्पेशली जब जांच के दौरान ये पाया जाता है कि जो हमारा आई विटनेस है उसको झूठ बोलने के लिए किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं दिया गया या कोई उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है जिससे कि ये माना जाए कि वो जो बता रहा है या जो गवाही दे रहा है वो झूठी हो सकती है, तो हमारे जो जज होते हैं या जूरी जो होती है वो उसकी बातों पर काफ़ी यकीन कर लेती है जब उसको ये दिखाई देता है कि हमारा आई विटनेस जो है बिना किसी मोटिवेशन के वहाँ पर खड़ा है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली वो बोल रहा है, और मतलब और हम उसकी बात पर फिर पूर्ण रूप से विश्वास कर लेते हैं। और स्पेशली हम तब ये उसकी बात पर विश्वास करते हैं जब किसी भी प्रकार की पॉजिटिव सबूत के अनुपस्थिति में, ठीक है, कोई निश्चित प्रमाण नहीं है हमारे पास उस क्राइम से रिलेटेड, तो इस प्रकार की कोई अनुपस्थिति जब होती है प्रूफ्स की, तब हम आई विटनेसेस की जो गवाही होती है उसको हम एक विश्वसनीय तौर पर स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। और आधुनिक युग में तो बिना किसी विवाद के इस चीज़ को भी स्वीकार किया गया है कि चश्मदीद गवाह की जो स्मृति होती है उसके ऊपर जो अध्ययन होते हैं वो मनोवैज्ञानिक काफ़ी आसानी से कर लेते हैं, बिकॉज कई ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत प्रतिपादित करे गए हैं जिनके आधार पर हम समझ सकते हैं, मनोवैज्ञानिक ये चीज़ समझ सकते हैं कि मेमोरी का जो प्रोसेस है वो कैसे चलता है और कौन से ऐसे कारक हैं जो किसी की भी मेमोरी को प्रभावित कर सकते हैं,
ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे आई विटनेस एविडेंस से रिलेटेड। कुछ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इंसिडेंट्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ जो आप अपने जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अल्फ्रेड बिने की अगर बात करें 1900 में उन्होंने सुझाव के प्रेक्षण के ऊपर एक पुस्तक में लिखा था, अपनी ला सजेस्टिबिलिटी पुस्तक लिखी थी जिसमें प्रैक्टिकल साइंस ऑफ टेस्टिमनी की रचना करी थी उन्होंने, जिसमें कि सुझाव के प्रभाव यानी कि इफेक्ट्स ऑफ सजेशन के ऊपर उन्होंने काफ़ी स्टडी करी थी। तो उन्होंने वो पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि कैसे हम सुझावपूर्ण प्रश्न करके व्यक्ति के दिए हुए उत्तरों को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली स्टडी हम अल्फ्रेड बिने की कोट कर सकते हैं। उसके बाद ह्यूगो मंस्टरबर्ग फादर ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी कहलाए हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ऑन द विटनेस स्टैंड नामक पुस्तक की उन्होंने रचना करी थी जिस पुस्तक ने अमेरिका में काफ़ी तहलका मचाया था। उन्होंने आई विटनेस के ऊपर काफ़ी स्टडी करी है और इस बात को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक मतलब विटनेस जो होता है विटनेस स्टैंड पर आकर कौन सी ऐसी वास्तविक बातें हैं जिनको याद करके बता सकता है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि वो वास्तविक बातों के साथ जोड़ सकता है जो एक्चुअल में घटित नहीं हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी स्टडी किया था। और इसके बाद काफ़ी वर्षों के बाद मतलब कि एलिजाबेथ लॉफ्टस ने 1979 में काफ़ी स्टडीज़ करी थी कानून के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की क्या भूमिका होती है, और इनकी स्टडी में काफ़ी आशा की किरण भी दिखाई दी थी जब पोस्ट इवेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर काफ़ी प्रसिद्ध प्रयोग करे थे एलिजाबेथ लॉफ्टस ने, और जिसमें कि आई विटनेस टेस्टिमनी के शोधों पे या रिसर्चेस के ऊपर काफ़ी इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, तो एलिजाबेथ लॉफ्टस की स्टडीज़ ने मनोवैज्ञानिकों की भूमिका क्या होती है कानून की प्रणाली में, इसको काफ़ी इस भूमिका को काफ़ी मजबूत किया था। तो इनकी स्टडीज़ भी काफ़ी फेमस हुई थी। इस तरीके से हम ये कुछ एक इसके इतिहास के संबंध में ये हम कुछ बातें बता सकते हैं। ठीक है, अनेक मनोवैज्ञानिकों ने आई विटनेस टेस्टिमनी को प्रभावित करने वाले चरों के ऊपर भी काफ़ी महत्वपूर्ण अध्ययन करे हैं और जिनका हम इस्तेमाल कानून की प्रणाली में या लॉ के सिस्टम में, लॉ के प्रोसेस में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जब फोरेंसिक साइकोलॉजी में जो शोध हुए हैं, आई विटनेसेस के ऊपर जो शोध हुए हैं, तो उन शोधों के आधार पर हम किस प्रकार की मान्यताएं ले सकते हैं। तो ये हम मानना पड़ेगा कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी घटना को प्रत्यक्षीकृत करता है या उसको परसीव करता है, तो वो घटनाएं जो हैं उसके मस्तिष्क पे एनकोड हो जाती हैं, कूटबद्ध हो जाती हैं। ठीक है, और जब वो उस घटना को रिकॉल करने की या पहचानने की कोशिश करता है तो बहुत सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस रिकॉल या रिकग्निशन को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें ध्यान या अटेंशन कहा जाता है। यानी जब हम किसी भी घटना के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हमारा रिकॉल या रिकग्निशन इतना नहीं हो पाता, इतना प्रभावपूर्ण ढंग से हमारी एनकोडिंग नहीं हो पाती जितनी कि तब होगी जब हम उस घटना के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, और ये भी हम मानते हैं, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ये भी चीज़ मानते हैं कि हर व्यक्ति जिन मनोवैज्ञानिक प्रक्रमों से गुजरता है, हर व्यक्ति की जो स्मृति जिन मनोवैज्ञानिक प्रक्रमों से गुजरती है वो एक समान होती है। यानी अलग अलग व्यक्तियों में बेसिक जो कार्य है स्मृति का वो एक ही समान होता है। जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रम गवाहों में पाए जाते हैं वो मतलब कि विभिन्न परिस्थितियों में बेसिक रूप में अलग नहीं होते, वो सिमिलर होते हैं, और बहुत से फैक्टर्स हैं जो उसकी मेमोरी को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक थर्ड एग्जम्पशन हम ये भी ले सकते हैं कि जब हम कोई भी गवाह
किसी घटना के संदिग्ध व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करता है, तो उसमें अगर उसके सामने एक लाइनअप पेश किया गया है, फॉर एग्जांपल, लाइनअप का मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन परेड होती है एक तरह की, जो हम फोटोग्राफ्स के जरिए या लाइव जरिए या वीडियोस के जरिए भी गवाह को दिखाते हैं कि इनमें से पहचानो कि संदिग्ध व्यक्ति कौन है, या लोकेशन के बारे में भी लाइनअप हो सकता है। ठीक है, तो उसमें जो डिसीजन का जो प्रक्रम गवाह के मन में चलता है, वो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो लाइनअप को का प्रशासन कर रहा है जो व्यक्ति, वो किस प्रकार का है। यानी लाइनअप को प्रशासित करने वाला अधिकारी जो होता है, वो कुछ लेवल तक इस चीज को कंट्रोल कर सकता है कि हम मतलब कि कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे पहचान को या हमारे आई विटनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं जो हमारे निर्णय को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हम एजम्पशंस लेकर चलते हैं जब हम आई विटनेस टेस्टिमनी को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा कुछ मेथड्स आ जाते हैं जो हम आई विटनेस मेमोरी के रिसर्च में देखे जाते हैं। तो नॉर्मली प्रयोगात्मक विधि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आई विटनेस मेमोरी के जो साहित्य से हमें पता चलता है। ये बात काफ़ी प्रयोगशाली या लैब स्टडीज़ हुई हैं इसके बारे में आई विटनेस मेमोरी के ऊपर। ठीक है, तो प्रयोगात्मक विधि की अनेक गुण हैं, परंतु कुछ परिसीमाएं भी हैं। परंतु ये मानना पड़ेगा कि प्रयोगात्मक विधि एक बहुत ही सर्वोत्तम विधि मानी गई है, जिसका इस्तेमाल करके हम कारण प्रभाव संबंधों का भी पता लगा सकते हैं कि अगर कोई गलती हुई है आई विटनेस टेस्टिमनी तो वो क्यों है। ठीक है, तो कारण प्रभाव संबंधों का अगर हमें पता लगाना है तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड काफ़ी अच्छी विधि मानी गई है। इसके अलावा हम आर्काइवल मेथड या विधि का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रयोगात्मक विधि के विपरीत आर्काइवल मेथड होता है, जो कि चश्मदीद गवाह के शोधों में इसका भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये दो विधियां ऐसी हैं जो कि आई विटनेस मेमोरी के रिसर्च में जिनका यूज़ होता है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, ये तो हमें सबको पता ही है। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, यानी कि एक ऐसा प्रयोगात्मक अध्ययन होता है जिसमें कि हम विभिन्न प्रकार की प्रोसीजर्स को अपनाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रयोगकर्ता क्या करते हैं, इसमें जो गवाह होते हैं उनको कुछ को स्लाइड्स दिखा देते हैं, कुछ को लाइव क्राइम का एक ड्रामा दिखाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि प्रयोज्यों को इकट्ठा करके अचानक से वहां पर कोई जुर्म करवा डालते हैं और फिर पुलिस को फोन करके क्राइम सीन के ऊपर बुला लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रयोज्यों के सामने जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सामने एक लाइव लाइनअप पेश किया जाता है और उनको ये निर्देश दिया जाता है कि आपके सामने जो भी घटना घटी है उसमें जो दोषी है, ठीक है, वास्तविक दोषी कौन था उसमें, उसको पहचान करके बताएं। अचानक से ये क्राइम हुआ है उनके सामने, उससे पहले इनको कोई किसी भी प्रकार का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार की स्टडीज के आधार पर हम ये देख सकते हैं, इसमें हम वीडियो की कुछ क्राइम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि वीडियो में कोई भी जुर्म घटित होते हुए सब्जेक्ट्स के आगे दिखाया जाता है, इसके बारे में पहले से उनको कुछ नहीं बताया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आई विटनेस मेमोरी के ऊपर मतलब क्या का कोई अध्ययन हो रहा है, इसके बारे में उनको किसी बात का कोई निर्देश नहीं दिए जाते। ठीक है, सिर्फ बाद में उनको ये निर्देश दिए जाते हैं कि अब आप हमें मुजरिम के बारे में बताओ कि जो अभी क्राइम सीन आपने विटनेस किया था उसमें मुजरिम कौन था, उसके बारे में आप बताओ। तो इसमें उनके आगे कुछ लाइनअप्स प्रस्तुत किए जाते हैं, लाइव भी हो सकते हैं, फोटो लाइनअप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसमें फिर बल्कि इन लाइनअप्स का काफ़ी सावधानी पूर्वक प्रयोग करा जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ वास्तविक दोषी भी होते हैं उसमें और उनके साथ साथ कुछ अन्य लोग भी होते हैं और कई ऐसे
वीडियोस सब्जेक्ट्स के आगे पेश किए जाते हैं, जिसमें कुछ वीडियो में वास्तविक दोषी मौजूद होता है, कुछ अन्य वीडियोस में वास्तविक दोषी मौजूद नहीं होता। तो इस प्रकार के लाइनअप्स जो हैं वो सब्जेक्ट के आगे पेश किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें ये देखा जाता है कि सब्जेक्ट किस प्रकार के वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके एक्चुअल दोषी को पहचानता है। इसके अलावा एक आर्काइवल मेथड भी है, जिसके द्वारा हम आई विटनेस मेमोरी के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि कुछ शोधकर्ताओं ने प्रयोगात्मक विधि की परिसीमाओं के ऊपर संकेत किया था, तो इसलिए फोरेंसिक साइकोलॉजी में आर्काइवल विधि का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल प्रयोगात्मक विधि में ये कहा गया है कि प्रयोग में जो गवाह प्रतिभाग ले रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इतने कॉशियस या सचेत नहीं होते, बिकॉज अचानक से उनके सामने कोई इंसिडेंट हो जाता है तो दे आर नॉट एबल टू बी अटेंटिव टूवर्ड्स दैट जो इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि प्रयोग में गलत पहचान के परिणाम हो सकता है, परंतु आर्काइवल विधि में वास्तविक जुर्म के वास्तविक गवाहों के ऊपर अध्ययन किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि क्या होती है, ये मतलब कि एक प्रकार का ड्रामा है, ठीक है, एक लैब स्टडी होती है। आर्काइवल विधि जो है इसको हम फील्ड स्टडी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक जुर्म के जो वास्तविक गवाह हैं उनके ऊपर ये स्टडीज हुई हैं, और इस वजह से उन लोगों के ऊपर ये प्रेशर होता है कि हमने सही संदिग्ध व्यक्ति को पहचानना है, नहीं तो गलत व्यक्ति के ऊपर दोष मढ़ दिया जाएगा या गलत व्यक्ति को सजा हो सकती है। तो इस तरीके से ये दो प्रकार के मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम आई विटनेस मेमोरी को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, दैट इज कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं यानी कि चर हैं जो हमारी गवाही को या आई विटनेस की परिशुद्धता को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ आई विटनेस को प्रभावित करने वाले चर। तो इसमें हम बेसिकली तीन ऐसे चरों की चर्चा करेंगे, एस्टिमेटेड चर, प्रणाली चर और पोस्ट डिक्शन चर, ठीक है। ये तीन चरों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके एस्टिमेटर वेरिएबल्स आ जाते हैं। एस्टिमेटेड वेरिएबल्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे चर जो कानून की प्रणाली जो होती है उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। कानून की प्रणाली में जिन चरों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता, इनको हम एस्टिमेटर चर कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बिकॉज इससे हमें ये पता चलता है कि चश्मदीद गवाह जो होता है वो कब और कैसे और क्यों एरर्स करता है, ठीक है। और जो भी अकाउंट दिया है गवाह ने उसकी परिशुद्धता को प्रभावित करने वाली कौन सी दशाएं होती हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम अवेयर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा किसी भी जो कानून की प्रणाली होती है उसमें एस्टिमेटेड चरों का जो लेवल्स होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करें तो एक केस है जिसमें कि एक आई विटनेस को किडनैप कर लिया जाता है, ठीक है, और उसको अपराधी के साथ रखा जाता है। जो एक्चुअल अपराधी है उसके साथ रखा गया, वो अपराधी जो बिना किसी नकाब के 48 आवर्स के लिए चश्मदीद गवाह के साथ रह रहा है, ठीक है। और ये हम मानते हैं कि ऐसी स्थिति में 48 घंटे जब अपराधी और आई विटनेस एक साथ रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि गवाह की स्मृति जो है बहुत ही स्पष्ट रहेगी उस अपराधी के प्रति, ठीक है। और फिर 48 घंटे के बाद गवाह को छोड़ दिया जाता है और उसके कुछ घंटों के बाद एक लाइनअप उस गवाह को दिखाया जाता है जिसमें कि वो अपराधी भी मौजूद है,
ठीक है। तो ऐसी दशा में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो गवाह है उसकी मेमोरी के ऊपर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा, यानी कि बहुत ही क्लियरली वो अपराधी को पहचान लेगा। परंतु यहाँ पर हम ये चीज भूल गए हैं कि 48 आवर्स तक वो गवाह जो है उस अपराधी के साथ रहा है, जिसमें कि अपराधी ने किसी भी प्रकार का नेगेटिव बिहेवियर उस गवाह के साथ नहीं किया है, यानी कि वो अपराधी जो है एक मासूम सा प्रतीत होता है गवाह को। ठीक है। और जब उसको ये लाइनअप दिखाया जाता है जिसमें कि वो अपराधी भी मौजूद है और हम ये मानकर चलते हैं कि वो गवाह जो है तुरंत अपराधी को पहचान लेगा, परंतु यहाँ पर फिर पक्षपात आ जाता है, बिकॉज गवाह जो है वो किसी भी तरह से उस अपराधी को चुनने के लिए प्रेरित ही नहीं होता, बिकॉज उसकी स्मृति में वो 48 आवर्स जो हैं जो उसने अपराधी के साथ बिताए थे वो स्ट्रांग है। जो उससे पहले अपराधी ने जो अपराध किया था वो मेमोरी जो है उसकी मंद पड़ जाती है, वो मेमोरी उसकी वीक पड़ जाती है, और वो जो 48 आवर्स जो उस गवाह ने उस अपराधी के साथ बिताए जिसमें अपराधी जो है मासूम सा प्रतीत हो रहा था, वो मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ज्यादा प्रबल हो जाती है, और फिर वो उस लाइनअप में उस अपराधी के ऊपर सीधे सीधे उंगली नहीं कर पाता। ठीक है। तो ये मतलब ये इस चीज का तो हमने मतलब ये प्रभाव जो है एस्टिमेटर चर का ये यहाँ पर पड़ता है। ठीक है। तो अब हम कुछ ऐसे एस्टिमेटर चरों पर कुछ मतलब ब्रीफ डिस्कशन करेंगे जो किसी भी गवाह की गवाही को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहला एस्टिमेटेड चर, यानी एस्टिमेटेड चर वो होता है जो जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर पहला एस्टिमेटेड चर है क्रॉस रेस आइडेंटिफिकेशन, क्रॉस जाति पहचान जिसको कहते हैं। तो इसके ऊपर जो स्टडीज हुई हैं उससे ये प्रूव हुआ है कि जब हम इस प्रकार का कोई लाइनअप किसी गवाह को दिखाया जाता है जिसमें कि उसकी अपनी जाति के लोग भी हैं और कुछ अन्य जाति के लोग भी हैं, तो ये भेदभाव उसके मन में रहता है, यानी कि अन्य जाति की तुलना में वो व्यक्ति जो है अपनी जाति के लोगों को पहचान पाने में उसकी जो परिशुद्धता होती है वो थोड़ी कम होती है। ठीक है। यानी कि मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो अन्य जाति के लोगों में ज्यादा देखी जाती है। अपनी जाति के चेहरों को जनरली लोग बहुत आसानी से पहचान लेते हैं अन्य जाति के कंपैरिजन में। ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेस या प्रतिबल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि किसी भी गवाह की गवाही को अफेक्ट कर सकता है, उसकी परिशुद्धता को अफेक्ट कर सकता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि बहुत ही अगर कोई प्रचंड अपराध है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जिसमें, तो उसको रिकॉल या उसका प्रत्यावाहन करना ज्यादा मुश्किल होता है उन अपराधों की कंपैरिजन में जो इतने ज्यादा प्रचंड नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए भी काफी स्टडी हुई है। आइडेंटिफिकेशन एक्यूरेसी में या शुद्ध प्रत्यावाहन में गिरावट आ जाती है जब अपराध की तीव्रता या प्रचंडता ज्यादा होती है। ठीक है। डेफन बैकर ने भी इसके ऊपर स्टडी करी है कि प्रतिबल का प्रभाव ज्यादा होता है अगर हम प्रचंड अपराध को बढ़ा देते हैं, यानी अपराध की प्रचंडता को अगर हम बढ़ा देते हैं तो उतना ज्यादा स्ट्रेस में हमारा जो गवाह है वो आ जाता है। देन अनदर फैक्टर है आपका हथियार का फोकस, यानी वेपन फोकस जिसको कहते हैं। किसी भी अपराध के दौरान अगर जो वहां पर गवाह उपस्थित है वो दोषी के हथियार की तरफ ज्यादा ध्यान देता है,
ठीक है, इसको हम हथियार फोकस कहते हैं। तो ऐसे में अगर हम हथियार की तरफ ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो हम दोषी को पहचानने में गलतियां कर सकते हैं। हमारा ध्यान जो है वो हथियार के ऊपर ज्यादा है, ना कि दोषी के चेहरे के ऊपर। ठीक है, तो ये स्टेबली ने भी इसके ऊपर स्टडीज करी हैं और उन्होंने यही पाया है कि हथियार का फोकस हमारी आइडेंटिफिकेशन या पहचान पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है और हमारी विवरण की परिशुद्धता के ऊपर इसका प्रभाव काफी ज्यादा पड़ता है। अनदर फैक्टर आ जाता है आपका प्रदर्शन की अवधि, एक्सपोजर ड्यूरेशन जिसको कहते हैं। तो इसके ऊपर भी काफी जो स्टडीज हुई हैं उससे ये देखा गया है कि जितने लंबे समय तक कोई व्यक्ति को अपराध होता हुआ दिखाई दिया जाता है उतनी ही ज्यादा परिशुद्धता से वो दोषी को पहचानने में कामयाब होता है। ठीक है, शेपुइरो एंड पेनरॉड ने भी इसके ऊपर स्टडी करी थी और मिमोन ने भी करी है। नॉर्मली ये देखा गया है कि 12 सेकंड से 45 सेकंड का प्रदर्शन काल जो है वो काफी एप्ट माना जाता है। 40 यानी कि अगर 12 सेकंड और 45 सेकंड के प्रदर्शन काल के ऊपर अगर हम स्टडी करें कि एक ग्रुप को 12 सेकंड के लिए कोई अपराध दिखाया गया और एक ग्रुप को 45 सेकंड के लिए दिखाया गया और उसके बाद 40 मिनट्स के गैप के बाद मतलब उन ग्रुप्स को बुलाकर और उनका हमने टेस्ट किया, परीक्षण दिया, तो ये देखा गया कि 12 सेकंड के प्रदर्शन काल में सही पहचान जो है 30% होती है और उसी अवधि को बढ़ाकर 45 सेकंड कर दिया जाए तो परिशुद्धता जो है वो 90% हो जाती है परिशुद्धता की। ठीक है, तो यानी प्रदर्शन काल या एक्सपोजर जितना बढ़ता जाता है उतना ज्यादा आपकी मेमोरी जो है वो परिशुद्ध होती जाती है। देन वी कम टू अनदर फैक्टर जिसको हम डिस्गाइज कहते हैं। ठीक है, डिस्गाइज नॉर्मली ये देखा गया है कि कोई भी अपराध जब करा जाता है तो संभव अपराधी जो है किसी ना किसी प्रकार का नकाब या डिस्गाइज का इस्तेमाल करते हैं। स्टडीज हुई हैं इसके बारे में। नॉर्मली ये देखा गया है कि हम फेशियल फीचर्स को ज़्यादा छुपाते हैं किसी चश्मे से, किसी टोपी या कोई हुड से, ताकि पहचान जो है वो परिशुद्ध ढंग से ना हो पाए। ठीक है, और इसके ऊपर कटलर ने एक स्टडी भी करी है जिसमें ये देखा गया कि कुछ पार्टिसिपेंट्स को एक वीडियो टेप दिखाया गया जिसमें शराब के स्टोर में डकैती का दृश्य दिखाया जाता है और उसके फिर कुछ समय के बाद उन्होंने लाइनअप दिखाया, वीडियो टेप लाइनअप, जिसमें अपराधी को पहचानने के लिए कहा जाता है। तो ये देखा जाता है कि ज़्यादातर डकैतियों में डाकुओं ने टोपी पहनी होती है और कुछ एक डाकुओं ने कोई टोप नहीं पहना होता। ठीक है, परंतु जब हम वीडियो टेप में ये दिखाते हैं और उसके बाद जब हम उनका लाइनअप दिखाते हैं तो काफ़ी हद तक जो गवाह जो होते हैं वो टोपी वाले संदिग्ध को टारगेट करते हैं, उनके ऊपर वो अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो टोपी जो है या नकाब जो होता है या डिस्गाइज जो होता है वो ज़्यादा हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। अनदर फैक्टर विच अफेक्ट्स आवर मेमोरी है धारण का समय अंतराल यानी रिटेंशन इंटरवल। नॉर्मली ये देखा गया है, जो हमारी जनरल नॉलेज ये कहती है कि जैसे जैसे हमारी मतलब कि घटना का प्रदर्शन और हमारे रिकॉल के बीच की अवधि जो है जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे पहचान करने में गिरावट आती जाती है। जितना हमारा समय अंतराल बढ़ता जाएगा, ठीक है, उतना आपका रिकॉल करने में गिरावट आती जाती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन इंटॉक्सिकेशन या नशे की अगर हम बात करें तो जो हमारी जो स्मृति जो होती है उसका नशे का उस स्मृति के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है।
ठीक है, बिकॉज नशा जो है स्मृति की इनकोडिंग की अवस्था को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। रिटेंशन और धारण यानी कि रिटेंशन और प्रत्यवाहन और पहचान को भी नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। डिस्टेंस या अपराध से दूरी जो होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, जितनी ज्यादा दूरी होगी गवाह की अपराधी या उसकी घटना से, अपराध वाली घटना से, उतना पहचान दर में गिरावट आती है। विजिबिलिटी की अगर बात करें, दृश्यता की, तो घटना के समय प्रकाश का स्तर जो है वो हमारी घटना की मेमोरी को अफेक्ट करता है, पहचान को अफेक्ट करता है। प्रकाश जितना कम होगा उतना नकारात्मक आपकी पहचान होती है। गवाह की आयु या विटनेस एज की अगर हम बात करें, तो बचपन और ओल्ड एज, इन दोनों के कंपैरिजन में जो किशोरावस्था या युवावस्था में पहचान या प्रत्यवाहन जो है घटना के प्रति वो ज्यादा परिशुद्ध होता है। ठीक है, गवाह का लिंग और व्यवसाय, जो विटनेस है वो किस जेंडर का है और उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, क्या गवाह नर है या मादा है, तो ये भी हमारी गवाही को प्रभावित करता है। स्टडीज में ये देखा गया है कि औरतें कुछ आइटम्स को ज्यादा परिशुद्ध ढंग से पहचानती हैं, जैसे कि कपड़ों को, और जो मेल्स होते हैं, नर होते हैं, वो समय को, वाहन को, हथियारों को, इस प्रकार के आइटम्स को ज्यादा परिशुद्ध ढंग से पहचान पाते हैं। ठीक है, नर गवाहों की तुलना में जो औरतें होती हैं वो मादा अपराधियों को ज्यादा परिशुद्ध ढंग से पहचान पाती हैं। देन गवाह की बुद्धि या उसका आइडेंटिफिकेशन के स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी बुद्धि स्तर जितना उच्च होगा उतना परिशुद्ध ढंग से आप पहचान कर पाओगे। ठीक है, अपराधी की अगर कोई विशेषता है तो, यानी नॉर्मली ये देखा गया है कि कोई अपराधी के चेहरे पर कोई चिन्ह है, कोई दाग है, बहुत ज्यादा खूबसूरत अपराधी है या बहुत ज्यादा बदसूरत है, ज्यादा लंबा, ज्यादा छोटा, बहुत ज्यादा मोटा, तो इस प्रकार का कोई अगर विशिष्ट विशेषता अगर अपराधी में है तो उस अपराधी को ज्यादा परिशुद्ध ढंग से पहचाना जा सकता है। फेमिलियरिटी या परिचितता भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी अगर अपराधी गवाह से पहले से ही परिचित है तो उसकी पहचान ज्यादा परिशुद्ध होगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे एस्टिमेटर चर को या सिस्टम वेरिएबल्स को एस्टिमेटर वेरिएबल्स को प्रभावित करते हैं, आपकी जो गवाह की मेमोरी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, दूसरे जो चर होते हैं वो है हमारे सिस्टम वेरिएबल्स। ठीक है, 3 चर मैंने आपको शुरू में बताए थे, एस्टिमेटर, सिस्टम और पोस्ट डिक्शन। ठीक है, तो एस्टिमेटर यानी कि ऐसे वेरिएबल्स जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं वो अभी हमने डिस्कस करे हैं। फिर आपके आ जाते हैं सिस्टम वेरिएबल्स, प्रणाली चर जिसको कहते हैं। ये ऐसे चर होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, वास्तविक केस में इनको नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर कोई घटना जब घट चुकी है तो उसके बाद इनका महत्व ज्यादा देखा जा सकता है। लीगल सिस्टम में इन चरों को हम ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपराध के समय कई प्रकार के गवाह वहां पर मौजूद थे, तो हम इन गवाहों को विटनेस से पहले अलग अलग कर लेते हैं, उनकी टेस्टिमनी से पहले अलग अलग कर लेते हैं ताकि वो एक दूसरे को प्रभावित ना कर सके। ठीक है, तो हालांकि ये दूसरी बात है कि जब तक कि पुलिस है, इन्वेस्टिगेटर है, उस घटना स्थल तक पहुंच चुका है, तब तक वहां पर मौजूद लोगों में आपस में अंतक्रिया हो चुकी होती है, परंतु उसके बाद फिर हम इन लोगों को अलग अलग या पृथक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लाइन अप किया जाता है जिसमें कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसका पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, और यानी कि गवाह जो है किस रास्ते से होकर कोर्ट पहुंचेगा, तो वहां पर उस गली में अपराधी मौजूद है कि नहीं, या साथ वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपराधी के बारे में कुछ बता सकता है, तो इस प्रकार की बातों के ऊपर भी हम यहाँ पर नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से सिस्टम वेरिएबल्स को प्रभावित करने वाले दो बेसिक कारक होते हैं। एक है आपका इंटरव्यू, ठीक है, जो गवाहों की का जो साक्षात्कार होता है, और एक है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सस्पेक्ट, यानी कि जो संदिग्ध व्यक्ति की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी गवाही को प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पर यानी कि मतलब कि रिकॉल और रिकग्निशन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है हमारी मेमोरी के लिए, कितना हम रिकॉल कर सकते हैं, कितना हम रिकग्नाइज कर सकते हैं, कुछ मिसलीडिंग क्वेश्चंस हम व्यक्ति के दिमाग में डाल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम सजेस्टिबिलिटीज कहते हैं, ठीक है, कुछ सुझाव वाले, यानी कि जब कोई सपोज कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, दो गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट है, तो हम समूह के प्रतिभागियों से ये प्रश्न कर सकते हैं, क्या आपने टूटी हुई हेडलाइट देखी? ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपने ये नहीं पूछा क्या हेडलाइट टूटी हुई थी, आप एक सजेस्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आपने टूटी हुई हेडलाइट देखी? तो यानी आपने गवाह के दिमाग में ये बात डाल दी है कि हेडलाइट तो थी और वो टूटी भी हुई थी। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपने टूटी हुई हेडलाइट देखी, तो बहुत सारे प्रयोज्य जो हैं वो ये बता देते हैं कि हाँ हमने टूटी हुई हेडलाइट देखी। कुछ एक ये भी कहते हैं हाँ हमने हेडलाइट देखी, जबकि हो सकता है कि एक्चुअल कार में हेडलाइट ही ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम झूठी स्मृति जो है फॉल्स मेमोरी प्लांट कर सकते हैं गवाह के दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो ऐसे फैक्टर्स का जिक्र कर रहे हैं जो हमारे सिस्टम वेरिएबल्स को अफेक्ट कर सकते हैं। एक है आपका इंटरव्यू, आई विटनेस का जो इंटरव्यू होता है, ठीक है, जब भी हम गवाहों का साक्षात्कार करते हैं तो उस समय प्रश्न किस प्रकार का होता है, प्रश्न की अंतर वस्तु क्या है, ठीक है, इन ये सब सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं हमारी विटनेस की मेमोरी के ऊपर। तो फॉर एग्जाम्पल एक कुछ प्रतिभागी हैं, अगर हम ये एक स्टडी करी गई थी जिसमें कुछ प्रतिभागियों को कार दुर्घटना की एक फिल्म दिखाई गई, ठीक है, उसके बाद इन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हमने 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप से ये प्रश्न पूछा गया कि गाड़ियां कितनी तेज चल रही थी जब वो एक दूसरे में स्मैश करी। ठीक है, स्मैश वर्ड यानी कि यहाँ पर वर्ब्स जो हैं हमने अलग अलग इस्तेमाल करे हैं। ठीक है, पहले समूह से प्रश्न किया कि हाउ फास्ट कार्स वर गोइंग व्हेन दे स्मैश्ड इनटू ईच अदर, स्मैश वर्ड यूज किया गया। दूसरे समूह से प्रश्न किया गया हाउ फास्ट कार्स वर गोइंग व्हेन दे हिट ईच अदर। ठीक है, तो इस तरीके से दो समूहों से हमने अलग अलग सेम प्रश्न किया, वर्ब अलग था, एक में स्मैश वर्ब यूज किया, एक में हिट। स्मैश मतलब ज्यादा वायलेंट हो गया, हिट जो है वो कम वायलेंट है। और थर्ड जो ग्रुप था जिसको हम कंट्रोल्ड ग्रुप कहते हैं, वहां पर कार की स्पीड का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, वहां पर उनसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताएं कि ये एक्सीडेंट कैसा हुआ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, यानी कि उनके ऊपर डाल दिया कि आपने बताना है कि एक्सीडेंट कैसा हुआ। तो जो परिणाम निकले, नतीजे निकले, उससे ये देखा गया कि जब जो पहला जो ग्रुप था जहां पर स्मैश वर्ड यूज किया, उन्होंने कार की स्पीड्स बहुत ज्यादा बताई, 41 किलोमीटर्स पर आवर बताई। उसके अलावा जो जिनके साथ जिन ग्रुप के सामने हिट वर्ड यूज किया, उन्होंने एवरेज स्पीड कम बताई। ठीक है, स्मैश वालों से कम उन्होंने बताई, यानी कि स्मैश इनटू वाले की कार स्पीड उन्होंने बताई कि वो 120 किलोमीटर पर आवर से वो गाड़ी चल रही थी। और जिनको हमने हिट वर्ड जहां पर यूज किया तो उन्होंने एवरेज स्पीड हमें 80 बता दी। ठीक है, और जबकि जो कंट्रोल्ड ग्रुप था उनसे जब ये प्रश्न कि आप बताओ कि एक्सीडेंट कैसा हुआ, तो उन्होंने नॉर्मल स्पीड बताई कि ये दोनों ही इस स्पीड पे ये गाड़ियां आ रही थी और आपस में ये टकरा गई। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही जनरल सा हमें जो एक्चुअल जो वाक्या उन्होंने देखा था होता हुआ, वीडियो जो फिल्म जो देखी थी उसको एक्चुअल में उन्होंने दोहराया, उसमें उन्होंने स्पीड में कुछ फेरबदल नहीं किया।
ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं कि कैसे हम गवाहों का साक्षात्कार करते हैं। अलग अलग ढंग से प्रश्न पूछेंगे तो वो अलग अलग तरीके से उस घटना को रिकॉल या रिमेंबर कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो ये अनुमान लगाया जाता है कि गवाह से जो वकील द्वारा पूछे गए जो प्रश्न होते हैं उसमें जो शब्दों का इस्तेमाल होता है वो उसकी गवाही को काफी महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि वकीलों को बहुत ही उचित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी कोई सवाल पूछे जाए तभी हम परिशुद्ध ढंग से गवाही ले सकते हैं। और दूसरा जो फैक्टर है वो है आपराधिक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करना, यानी कि किस तरीके से हम क्रिमिनल सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया होती है कोर्ट में जब संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करी जाती है एक चश्मदीद गवाह के द्वारा। ठीक है, और ये उस समय और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब गवाह द्वारा ये दावा किया जाता है कि उन्होंने संदिग्ध व्यक्ति को अपराध करते हुए एक्चुअल में देखा था। इसको हम डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम ये मानकर चलते हैं कि ये 1-to-1 रिलेशनशिप है गवाह और अपराधी के बीच में, और यहाँ पर बहुत ही परिशुद्ध ढंग से पहचान हो पाएगी। ठीक है, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें कि आइडेंटिफिकेशन जो है सर्कमस्टांशियल हो जाते हैं। सर्कमस्टांशियल का मतलब क्या है कि गवाह ने किसी संदिग्ध व्यक्ति को इतनी ज्यादा नजदीकी हालात में नहीं देखा, यानी कि उसने सिर्फ उस मकान या बाग से अपराधी को जाते हुए देखा है अपराध के बाद। ठीक है, अपराध का समय लगभग वो बता देता है कि इस समय मैंने इस व्यक्ति को इस मकान के बाग में देखा था। ठीक है, ये सर्कमस्टांशियल हो जाता है, यानी आपने एक्चुअल में उसको अपराध करते हुए नहीं देखा। तो एक आपका डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन है और दूसरा आपका सर्कमस्टांशियल आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो ये आपका डिपेंड करता है कि हमने किस प्रकार से इसको इस टेस्टिमनी को लेना है। ठीक है, अब ये जो लाइनअप हमने डिस्कस किया था, लाइनअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कानून के क्षेत्र में। जो संदिग्ध अपराधी की पहचान है उसके लिए लाइनअप काफी प्रचलित प्रक्रिया मानी गई है। लाइनअप लाइव भी हो सकता है, ये फोटो के रूप में भी हो सकता है, ये टीवी शो या वीडियो के माध्यम से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली सबसे ज्यादा फोटो लाइनअप जो है वो ज्यादा प्रचलित माना गया है। ठीक है, तो लाइनअप करते समय बहुत सी ऐसी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि हमने किस प्रकार का लाइनअप पेश करना है। संदिग्ध व्यक्ति के साथ हमने ऐसे व्यक्तियों को पेश करना है जो कि निर्दोष होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, और एडिक्वेट लाइनअप होना चाहिए। 6 से 8 व्यक्तियों का लाइनअप जो है वो एडिक्वेट, जो साइज जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे फोटोज आप दिखाएंगे जिसमें टारगेट मौजूद है, कुछ फोटोज में टारगेट मौजूद नहीं है, तो इनमें भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। लाइनअप दिखाने से पहले के इंस्ट्रक्शंस या निर्देश बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आपने किस प्रकार के निर्देश देने हैं। हमारे जो आपके जो गवाह होते हैं, ठीक है, पूर्व लाइनअप निर्देश आपको देने बहुत एसेंशियल होते हैं। किस प्रकार के जो फिलर्स हैं, फिलर्स कौन होते हैं? जो इनोसेंट व्यक्ति होते हैं। ठीक है, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनका चेहरा मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, और परंतु इसमें कुछ परिसीमाएं भी हैं, यानी मिलता जुलता चेहरा है तो और ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एक्चुअल अपराधी को पहचानना। लाइनअप का आकार मैंने अभी आपको बताया एडिक्वेट होना चाहिए। ज़्यादातर हम 6 से 7 व्यक्तियों का इस्तेमाल करते हैं लाइव में, और फोटो लाइनअप 6 से 8 फोटोज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो एडिक्वेट लाइनअप साइज होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा डबल ब्लाइंड लाइनअप्स भी होते हैं। डबल ब्लाइंड लाइनअप्स का क्या मतलब होता है? जिसमें कि संदिग्ध व्यक्ति के चुने जाने के चांसेस
बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार का लाइन अप पेश किया जाता है जिसमें कि चश्मदीद गवाह जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस या विश्वास जो है वो शो करता है। ठीक है, तो इस प्रकार का लाइन अप, मतलब लाइन अप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके के लाइन अप पेश कर रहे हैं, ताकि और कई जो हमारे सिस्टम जो वेरिएबल्स हैं, यानी ऐसे वेरिएबल्स जो उस लाइन अप को अफेक्ट कर सकते हैं, उन दोषों से हम निवारण पा सकें। ठीक है, फिर आपका थर्ड चर कौन से हैं जो कि आपके आई विटनेस मेमोरी को अफेक्ट कर सकते हैं, वो है हमारे पोस्ट डिक्शन वेरिएबल्स। पोस्ट डिक्शन वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो ना एस्टिमेटेड होते हैं और ना प्रणाली होते हैं, यानी कि ये किसी भी आई विटनेस की मेमोरी को किसी भी प्रकार से उसकी परिशुद्धता को इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अकारणात्मक तरीकों से रिलेटेड होते हैं ज़्यादातर। यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, एक तो आपका कॉन्फिडेंस या विश्वास, रिएक्शन टाइम और रिपोर्ट, ये पोस्ट डिक्शन चर होते हैं। विश्वास या कॉन्फिडेंस क्या होता है, नॉर्मली ये देखा गया है कि जो गवाह जितना ज़्यादा विश्वास के साथ गवाही देता है उतना ज़्यादा परिशुद्ध उसकी पहचान होती है। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका सीधा संबंध हमारी परिशुद्धता या एक्यूरेसी से होता है। अगर हमें ये लगता है कि हमारा जो गवाह जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि उसकी जो पहचान होगी या जो आई विटनेस जो उसने टेस्टिमनी दी है वो गलत भी हो सकती है। ठीक है, तो स्मृति की प्रबलता जो है इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना कॉन्फिडेंट आपको दिख रहा है। दूसरा है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम यानी प्रतिक्रिया काल। इसमें ये माना गया है कि जितना हमारा रिएक्शन टाइम कम होगा, ठीक है, यानी कि जैसे ही आप लाइन अप देखते हैं और आप तुरंत अपराधी को पहचान लेते हैं, उतना अधिक परिशुद्ध होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, 10 से 12 सेकंड का रूल रखा गया है। ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट ने, डनिंग एंड पेरेटा ने भी अपनी स्टडी करी है जिसमें उन्होंने 10 से 12 सेकंड का रूल रखा है। यानी अगर हम 10 से 12 सेकंड के अंदर अंदर अगर पहचान कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक हम मतलब कि परिशुद्ध ढंग से पहचान कर रहे हैं। ज़्यादा समय लगाएंगे तो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और थर्ड फैक्टर जो हमारी पोस्ट डिक्शन वेरिएबल को या हमारी आई विटनेस मेमोरी को अफेक्ट करता है वो है रिपोर्ट, निर्णय प्रक्रम की जो रिपोर्ट होती है। ठीक है, यानी कि किस प्रकार की रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पहचान निर्णयों में जो प्रक्रम इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 2 प्रकार के निर्णय यहाँ पर अगर हम ले सकते हैं, एब्सोल्यूट जजमेंट होता है और एक मिस्टेकन जजमेंट होता है। एब्सोल्यूट जजमेंट क्या होता है, जिसमें कि हम एक अपराधी के ऊपर फोकस कर, एक व्यक्ति के ऊपर फोकस कर लेते हैं कि ये अपराधी है। ठीक है, जैसे ही हम लाइन अप देखते हैं हमने एक व्यक्ति के ऊपर फोकस कर लिया कि ये अपराधी है, अब बाकी लोगों को हम उस व्यक्ति के साथ तुलना करते हैं। ठीक है, इसको हम ये आपका मतलब कि एब्सोल्यूट जजमेंट होता है। ठीक है, और एक होता है आपका मतलब कि एक है आपका रिलेटिव जजमेंट, जिसमें कि आप अपने दिमाग में आपने एक पिक्चर बनाई है अपराधी की, और एक एक करके उस लाइनअप में जितने भी लोग मौजूद हैं उन लोगों को आप अपने माइंड में जो इमेज है उसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, सो ये आपका रिलेटिव जजमेंट होता है। तो नॉर्मली हमें ये आपका एब्सोल्यूट जजमेंट होता है। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि हमें एब्सोल्यूट जजमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि अपने माइंड में जो आपने एक पिक्चर बना रखी है अपराधी की, उस माइंड के पिक्चर के साथ आपको एक एक व्यक्ति को कंपेयर करना चाहिए, ना कि एक व्यक्ति को आपने पिन पॉइंट कर लिया, चाहे वो मासूम ही क्यों ना हो। ठीक है, परंतु आपने एक पिन पॉइंट कर लिया कि ये तो अपराधी सा दिख रहा है, अब बाकी के लोगों को आप उस व्यक्ति के साथ कंपेयर करते हो।
ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव जजमेंट। इसमें मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये है यानी कि आप किस प्रकार से, आपका जो डिसीजन प्रोसेस है वो किस प्रकार से चलता है। आप एब्सोल्यूट जजमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो या आप रिलेटिव जजमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो रिलेटिव जजमेंट का इस्तेमाल करने की बजाय एब्सोल्यूट जजमेंट का इस्तेमाल करने से परिशुद्धता जो है आइडेंटिफिकेशन में वो हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ फैक्टर्स थे, कुछ कारक थे जो आई विटनेस मेमोरी की परिशुद्धता या एक्यूरेसी को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया, यानी कि आई विटनेस मेमोरी, सॉरी आई विटनेस किसे कहते हैं। ठीक है, और चश्मदीद गवाही को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो ये आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। थैंक यू सो मच गर्ल्स।